अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और रोहित शर्मा, इनको भी आप सब लोग जानते हैं, बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आप आए। और आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की। और जहां तक मैंने सुना है अभी रिसेंटली हरिमोहन जी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। और ऐसा क्यों? देखिए, आपने सुना है और मैं थोड़ा गेस कर रहा हूं। अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है कि पीछे रीजन क्या है, किस तरीके से। असलियत में मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन, शी और मोदी जी बैठे होंगे, बैठे थे तो निकाल कर बैठे कि भाई किसको ब्रिक्स में शामिल करें, किसको ना करें। जब वो पूरी लिस्ट निकाल कर बैठे तो पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो पाकिस्तान पे जब डिस्कशन हुआ तो चाइना से पूछा कि चाइना भैया कितने डूबे। तो चाइना भैया कहते हैं भाई बहुत डूब गए, बता नहीं सकता। अब आप सोचो कि आपसे पूछा रशिया भैया आप क्या कहते हो कि भाई देखो पैसे नहीं डुबोएंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू होगी और पैसा पाकिस्तान को उधार देना पड़ गया तो फायदा क्या। और वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो के अंदर हम लोगों ने पाई पाई करके जो जोड़ी है ताकि दुनिया के उन देशों को लोन दे सकें जो कि अमेरिका और वेस्ट के सताए हुए हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो सबसे बड़ा कटोरा लेके सबसे आगे सबसे जोश से चिल्ला रहा होगा कि दे दे बाबा। अब ऐसे में वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सारा का सारा लोन फिर उसके बाद मोदी जी ने पूछा होगा, आरजू जी मोदी जी ने पूछा होगा अच्छा उसके बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आपका सगा हो जाएगा? चीन भैया आप बताओ जरा। तो गारंटी की बात है शी जिनपिंग के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा होगा भाई सगा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में तो पुतिन जी से पूछा होगा मोदी जी ने, पुतिन जी बताओ कि इतना पैसा देने के बाद भी आपकी सगा ऑडियो थोड़ी सही नहीं आ रही है ना। हाँ, कि पुतिन जी सगा तो फिर भी नहीं होगा तो क्या करें? पुतिन जी ने कहा होगा जी देखो फिर तो भाड़ में जान दो। शी जिनपिंग जी आप क्या बोलते हो कि जी आप, मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाड़ में जाने दो। लेकिन समस्या ये है बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? पाकिस्तान को मना कौन करेगा? मोदी जी कहते हैं वो मैं कर देता हूँ। असलियत में डिसीजन तो इन तीनों का है। आंडा हमारे प्रधानमंत्री के सर पे फोड़ दिया गया। अंदर खाते तो वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ना ही आए तो बढ़िया है। अब भांडा फूट गया है तो मोदी जी को अब इस चीज का फायदा हुआ। मतलब मोदी जी कहते हैं कि ठीक है ये जहर का प्याला भी हम ही पी लेते हैं और पाकिस्तान को ब्लॉक करने का जो ब्लेम है वो हम अपने सर पे लेते हैं। और इसलिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में ब्लॉक कर दिया गया। तो इसका डिसीजन तीनों का इंडिया के ऊपर सिर्फ ठीकरा फोड़ा गया। डर खौफ लग रहा है रोहित जी मुझे तो। ये पाकिस्तान से इतना डर खौफ और हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पैसा मांगने जाते हैं, वो कुछ अलग तरीका होता है उसका। ब्रिक्स में जाने का मकसद तो ये नहीं था पाकिस्तान का। तो क्यों इतना लोगों के अंदर खौफ है कि पाकिस्तान को आने नहीं दिया? रोहित भैया एक लाइन मैं आरजू जी से पूछना चाहता हूँ। आरजू जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप हर जगह पैसे मांगने नहीं जाते। जैसे मुझे एक डायलॉग आप ही के शहबाज शरीफ का याद है, वो कह रहे थे देखो पैसे मांगने तो नहीं आए लेकिन जरूरत तो है। अब जरूरत तो सबको रहती है सर, ऐसी क्या बात है? जरूरत तो हर कंट्री को, हर इंसान को उसके रहती है। आगे मगर सर जरूरत तो है प्लीज हेल्प। वो नो देखिए तरीका हम क्या करते हैं जी रोहित। प्रॉब्लम है कि एक चीज समझो, पैसे वैसे की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ बात लॉन्ग टर्म गेम की है। इंडिया ने भी सीधे सीधे मना नहीं किया। इंडिया ने बोला कि यूनानिमस जो भी नए आए हमारे पास मेंबर्स ब्रिक्स में वो यूनानिमस हों। और इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को पता है यूनानिमसली पाकिस्तान नहीं आ सकता। मतलब चाइना ही घुसाएगा हो सकता है। और रशिया अगर इंडिया के खिलाफ बोल जाए इस समय तो रशिया को पता है टोटल डिवेस्टेशन इज दैट। तो इंडिया रशिया को बोलेगा, तू इंडिया खुद तो बोलेगा कि नहीं आना है, तो इंडिया रशिया को बोलेगा खुद नहीं आने देना। दूसरी चीज अभी हमने देखा एक बड़ी चीज हुई एससीओ में। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं शाहबाज शरीफ, दोनों की बातचीत हुई
और दोनों की बातचीत के बाद हमने देखा दोनों के पास डेवलपमेंट्स है। डेवलपमेंट्स क्या है कि हो सकता है हम दोनों की क्रिकेट हो जाए, हो सकता है हम दोनों का वीजा खुल जाए, हो सकता है हम दोनों के करतारपुर कॉरिडोर का एग्रीमेंट भी जो है वो 5 साल का हुआ, वो एग्रीमेंट ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर का एग्रीमेंट में दोनों के कुछ रिजर्वेशंस थी और वो चाह रहे थे कि थोड़ा डेवलपमेंट हो, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। करतारपुर कॉरिडोर का इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। करतारपुर कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जो ना पाकिस्तान चाहता था ना इंडिया चाहता था कि खुल जाए, खुल गया। क्यों? अमरेंद्र सिंह कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी नहीं चाहते थे। उनका भी स्टेटमेंट था कि करतारपुर से टेररिज्म आ रहा है मेरे स्टेट में। तो ये एक सिख पॉलिटिक्स है जिसको हम अभी थोड़ा सा साइड कर ले तो अच्छा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था। पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट है, पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट है कि टेररिज्म आ सकता है करतारपुर से। मैं उस स्टेटमेंट को भी कोट करूंगा। और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट दोनों पॉलिटिक्स कर रहे थे और दोनों ने ओनस डाल दिया था मोदी पे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो पॉलिटिशियन तो बहुत बड़े हैं और उनके बराबर का पॉलिटिशियन पैदा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बोलता हूँ, तुम दोनों रोते रहना, और वही हुआ, दोनों रो रहे हैं आज। तो करतारपुर की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग, कि दोनों के बीच में हम अभी डेवलपमेंट देख रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपनी स्पीच देने जा रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी स्पीच को माइल्ड किया। वो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते पाकिस्तान के लिए, लेकिन माइल्ड किया। क्यों किया? क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ बातचीत है। हम हो सकता है हम क्रिकेटिंग टाइज तो जल्दी देख लें, हो सकता है हम ट्रेड भी जल्दी देख लें, लेकिन एक बार जो एससीओ में घुस गया वो बाहर निकलता नहीं है। इसलिए जो परमानेंट चीज है उस पर हम सोचेंगे, क्योंकि आज हमारी अच्छी दोस्ती है। हमारी अच्छी दोस्ती एक टाइम पे सोवियत यूनियन से बहुत अच्छी थी, हमारी दोस्ती एक टाइम पे इसी श्रीलंका से बहुत अच्छी थी, मालदीव से बहुत अच्छी थी। हुई ना तख्ता पलट, हुआ ना गवर्नमेंट चेंज, तो नोबडी इज अ परमानेंट फ्रेंड, नोबडी इज अ परमानेंट एनिमी। इस पे हम चलते हैं और इसी एंगल से हमें देखना है। अगर पाकिस्तान 3-4 साल ठीक चलता है तो हम उसे ब्रिक्स ले लाने के लिए सपोर्ट करेंगे, एल्स वी वोंट सपोर्ट। और ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है उसको साइड कर लो, हालांकि स्टैटिस्टिक्स बहुत सपोर्टिव है, 60% ट्रेड और ये और वो, लाइक मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और मोर देन हाफ ऑफ द जीडीपी, वो सारी चीजों का अलग करो। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इमर्जिंग ग्रुप है। G20, यूएन आज डिफंक्ट हो चुका है, यूएन बर्बाद हो चुका है, यूएन खत्म हो चुका है, यूएन के पास कोई नहीं जाता, सिर्फ वीटो पावर्स, 5 पावर्स उस यूएन को रूल कर रही हैं, और तीसरा कोई कंट्री उस यूएन से कुछ नहीं पाता, कुछ उसे नहीं मिलता। जो यूएन के डिसीजन थे वो G20 ले रहा है, और G20 के साथ अगर कोई आपको G20 का पैरेलल कुछ खड़ा करना है तो ब्रिक्स होगा, और अगर ब्रिक्स में खड़ा करना है तो अमेरिका को बिना लाए हुए आप इंडिया को इग्नोर करके नहीं चला सकते उसको। बिल्कुल, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन बहरहाल हरिमोहन जी, आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ना होना बेहतर है? इसलिए कि इम्पोर्टेंट कंट्री तो है, आप ऐसे इनकार नहीं कर सकते सिर्फ ये कह के वहां जाते तो हम कुछ पैसा वैसा मतलब ले लेते। पैसा ब्रिक्स से बाहर रह के भी ले सकते हैं इन्हीं सभी लोगों से, आपके समेत। उसके लिए हमें ब्रिक्स में जाने की क्या जरूरत है? तो ब्रिक्स के बाहर भी काम हो जाता है हमारा। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रिक्स पाकिस्तान एक आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ, पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, और क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं, दुनिया का किस मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मैडम? देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं ना, आपको खुद भी पता है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, या चाहे गल्फ कंट्रीज हो, सब मतलब पाकिस्तान को हर एक को पाकिस्तान से कुछ ना कुछ काम रहता है। ऐसा नहीं आप हमें टोटल इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। मैं आपका वर्ल्ड जीडीपी में
वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन पूछ रहा हूं। अगर हम इग्नोर नहीं, चले वहां हम स्टार्ट नहीं करते अभी। तो अब दूसरी चीज, आप मिलिटरीली किस लेवल पर या किस स्टैंड पर खड़े हुए हैं? सर नंबर 1 अगर एजेंसी है न्यूक्लियर हमारी। बॉम्ब को थोड़ा साइड में रख दें तो सर नंबर 1 है हम, हमारे तो ये बताया जाता है। यस, वो खौफ ऐसा हो लगता गए। है। हाँ, वो खौफ है। आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म, सबसे ज्यादा टेररिस्ट भिखारी आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और तीसरी बात, आप जिस चीज के अंदर आपका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है पाकिस्तान को क्लेम करता है ना कि वर्ल्ड कांट इग्नोर अस, वो है आप लोगों की जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है बिल्कुल ऐसी है। आरजू जी आपके साथ पता नहीं मुझे ये वर्ड्स यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, जैसे कभी कभार एक प्रोस्टिट्यूट जो होती है ना, उसका सबसे बड़ा एसेट उसकी बॉडी होती है, और वो अपनी बॉडी बेच बेच के अपनी खर्चा चला रही होती है। पाकिस्तान जब ये कहता है ना कि हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कांट इग्नोर अस, तो मुझे वैसे ही कुछ शब्द सुनाई देते हैं कि मेरी जमीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और अगर उस जमीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू बचेगी। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ, जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई ये शब्द कहे जाते हैं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन के किराया वसूलने के अलावा कुछ भी नहीं। तीसरी बात, आप ये देखिए कि असलियत में न्यूसेंस के अलावा पाकिस्तान क्रिएट क्या करता है। और चौथी बात, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके ऊपर सबसे बड़ा ट्रस्ट करने वाला एक कंट्री का नाम, एक कंट्री जो आपकी जबान पे, आपके कमिटमेंट पे ट्रस्ट करे। चाइना, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान, कोई एक नाम बताओ। इवन टर्की भी आपका साथ छोड़कर जा चुका है मैडम। तो असलियत में 20-25 करोड़ की अगर इररेलेवेंट पॉपुलेशन वहां खड़ी है और उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उस ब्रिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करेगा, बल्कि उसे उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि कहीं ये अनड्यू प्रेशर तो क्रिएट नहीं करता। और लास्ट, नॉट द लीस्ट बट लास्ट, इंडिया पूरी दुनिया में किस एक का रास्ता रोक कर खड़ा हुआ, ये बताओ किस एक? पाकिस्तान के अलावा। मैं इसमें लास्ट एक चीज और पूछता हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान ने किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर किस एक कंट्री, मतलब किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को कश्मीर के अलावा, कश्मीर के मामले में बख्शा क्या? यानी जहां भी होगा सबसे पहले कश्मीर का नाम होगा, कश्मीर का शोर मचेगा, कश्मीर कश्मीर चिल्लाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये मुझे ये बताओ। फिर आवाज नहीं आ रही कि यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मतलब है कश्मीर, और क्योंकि आपके यहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मतलब कश्मीर है, तो आप कश्मीर के अलावा किसी को बात ही नहीं सोच पा रहे। आपके पास है क्या? आप मुझे ये बताइए। देखिए अभी भी तो कश्मीर की बात नहीं हुई थी ना, 80 में जो बात हुई थी उसमें हमने कश्मीर का नाम नहीं लिया था। मैडम माफ कीजिएगा, कश्मीर का नाम एससीओ के प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया, लेकिन बाइलेटरल समिट के अंदर आपने और चाइना ने कश्मीर का नाम ले लिया था। बताइए, नहीं लिया होगा? लिया। आपकी आवाज बार बार क्यों जा रही है? अभी इसको माइक को थोड़ा सा चेंज किया। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। जी रोहित भैया, आपकी आवाज को कौन दबा रहा है? ये कौन अपोजिशन के लोग हैं जो आपकी आवाज को दबा रहे हैं? मेरी आवाज पाकिस्तान दबा रहा है। राह की साजिश लग रही है मुझे तो ये। तो आप एक काम करो, ये आईएसआई की साजिश है। तो आप एक काम करना, आप वाघा बॉर्डर जाओ और एक पत्थर उठाना, फेंक के मारना पाकिस्तान की ओर, जितना दूर तक जा सके, आपका बदला हो जाएगा। तो वो वहां से गोली फेंक के मारेंगे, और आरजू तो रोज मिसाइलें फेंक के मारती रहती है। हाँ, मैं तो अफगानिस्तान से लाती हूँ और मुझे तो बहुत पसंद है ड्रोन। नहीं, ड्रोन नहीं, रॉकेट लॉन्चर ज्यादा बेटर है। हाँ, ऐसा ही है। वो इमरान खान की। जी रोहित, आप एग्री करेंगे हरिमोहन जी से जो जैसे वो बात कर रहे हैं? वैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देख लीजिए, इसको कहते हैं रॉकेट लॉन्चर, और ये मुझे बड़ा पसंद है। देखो एक चीज समझिए कि
पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री चाहिए तो ठीक हाँ। है, फाइन। देखो लॉन्ग टर्म में हम लोग शंघाई कोऑपरेशन एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों इकट्ठे घुसे ना, चाहे हम रशिया की तरफ से घुसे और वो चाइना की तरफ से घुसा, यहाँ पे भी रशिया चाइना दोनों हैं। लेकिन एक चीज समझने की है कि पाकिस्तान बहुत बहुत रेलेवेंट कंट्री है क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी अच्छी है। खैर जो एग्जांपल हरिमोहन जी ने दिया मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। संवेदनशील बातें होनी चाहिए जो भी हो, लेकिन एक चीज बात ठीक है कि ये चीजें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ हो, पाकिस्तान का अपना अस्तित्व कुछ है, अपनी एग्जिस्टेंस कुछ है, ये चीज कि आपके पड़ोस में आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? इंडिया से। इकोनॉमी, मिलिट्री साइज भी छोड़ दो यार, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हम नॉन न्यूक्लियर सबमरीन मतलब डीजल सबमरीन बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और पाकिस्तान इज बेंट अपॉन कि हम इंडिया से कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास आप यूनिकॉर्न्स देख लो, हमारे पास ये देख लो कि हमारे पास कितनी कंपनीज है जो कि फॉर्च्यून 500 में आती हैं। इकोनॉमी की साइज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ये देख लो कि सुपार्को ने पिछले 10 साल में क्या उखाड़ा है और हमारी इसरो ने क्या उखाड़ा है। मतलब इट इज कि आप ये देखो ना, और ये नहीं, पाकिस्तान को ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान की गलती है या पाकिस्तान के लोग खराब हैं, वो मैं ये नहीं बोल रहा। अगर पाकिस्तान इंडिया से बेटर इकोनॉमी होता था 40 साल पहले, मैं जब जर्नलिज्म में आया तब भी, मैं जब व्हेन आई वाज फ्रेशर इन जर्नलिज्म, तो उस समय भी इंडिया में मोबाइल एकदम नया आया था और हम यूज करने शुरू हुए थे, और पाकिस्तान कई सालों से यूज कर रहा था। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो 8 लेन हाईवे एशिया में सबसे पहला पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान के पास था। क्यों ऐसा हुआ? पाकिस्तान को मैं एज एन इंडियन नहीं बताऊंगा, या बताने के पाकिस्तान में भी सबको पता है बात कि जब से उन्होंने हर चीज में इस्लाम को और अल्लाह को घुसा दिया तब से ये हुआ, वरना इससे पहले तो ये लोग मेहनत कर रहे थे। आज पाकिस्तान को आदत पड़ गई कि हम करेंगे क्योंकि हम तो कलमे पे बने हैं, तो इसलिए अल्लाह हमारे लिए मेहनत करके आएगा, शाम को रोटी दे देगा, खत्म कहानी। जब फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरी इकोनॉमी अल्लाह वाला चलाएगा, तो एक आदमी मजदूर क्यों नहीं सोचेगा? ये सोचने वाली बात है ना। अल्लाह ने आपको भेज दिया, आप मेहनत करो ना यार। प्रॉब्लम यहाँ है। अब ये मेरा कंटेक्स्ट था, पिछले 40 साल में पैसा आ रहा था इस चीज के लिए कि आप एक काम करें दूसरे काम करें। आपने अपनी इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, आपने इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं दिया, आपने मेडिकल पे ध्यान नहीं दिया, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। और पाकिस्तान ये बोलता है कि हम छोटी इकोनॉमी है इंडिया से, क्योंकि हम छोटा कंट्री है। अभी यूके, फ्रांस, रशिया, और रशिया तो बड़ा कंट्री हो गया एरिया वाइज, यूके, फ्रांस, जापान, ये भी तो पाकिस्तान से छोटे कंट्री है, छोटी पॉपुलेशन है, और ये सब उस हालत में पहुंच गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पाकिस्तान से तो 25 गुना नीचे थे, एक कोई बिल्डिंग बर्लिन में सलामत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को उठाया ना, तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा पाया? बिकॉज पाकिस्तान and to an extent India, they were catering to the demands of some politicians जो कि आपने बिजनेस यूरोप में और अमेरिका में चला रहे हैं। मगर मैं हरिमोहन जी ये समझना चाहूंगी आपसे कि जैसे पाकिस्तान जाना चाह रहा था, ठीक है, ब्रिक्स में, आपके ख्याल से कोई भी कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन क्यों करना चाहती है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आरजू जी, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितना बड़ा जीडीपी, मैं उसमें नहीं जा रहा। ब्रिक्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे ना, तो वो ये है कि ब्रिक्स जो है वो असलियत में वेस्ट के डोमिनेंस को चैलेंज करने वाला एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन के उभरा है, जिसमें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तीन बड़ी पावर्स जो कि अमेरिका के सामने आंख उठाकर सीना तान के खड़ी हुई हैं, वो है। अभी जब एक फोटो आई जिसके अंदर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों के तीनों खड़े हैं और हंस रहे हैं, मैंने मजाक के अंदर सोचा और कहा, मैंने कहा अगर इस फोटो के सामने की तरफ देखा जाए तो हो सकता है बाइडन खड़ा हुआ या बाइडन का कोई पुतला खड़ा कर रखा और तीनों के तीनों उसे देख के हंस रहे हैं। एग्जैक्टली, शायद पुतिन ये इशारा कर रहे हैं कि देखो वो बाइडन और तीनों की तीनों हंस रही है।
ये जो स्टेटमेंट, ये जो बात है ना, असलियत में ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ये कॉन्फिडेंस दुनिया के देशों को है, और वो ये कह रही हैं कि ये तीन पावर्स अगर खड़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों हमें वेस्ट के डोमिनेंस से और वेस्ट की एट्रोसिटीज से बचाएंगे। खेल ये है, ये इंपॉर्टेंस है जिसे दुनिया का कोई देश इग्नोर नहीं कर पा रहा। इसीलिए अभी 9 देश हैं, 9, 34 लाइन में है, और अगर इन 34 में से एक साल और रह गए ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं इस 34 की जगह आपको हो सकता है कम 100 से ऊपर कंट्रीज इस ब्रिक्स की लाइन में लगे हुए खड़े। इसने रशिया की पोजीशन को भी चेंज करके रख दिया। कहाँ तो रशिया को कहा जा रहा था कि इसको नॉर्थ कोरिया बनाएंगे, कहाँ आज के दिन रशिया के बारे में सोच के देखिए, 3 बड़ी पावर्स, बाकी 9 कंट्रीज का ग्रुप, और 34 लाइन में रशिया के साथ, रशिया के घर पे खड़े हुए हैं, अमेरिका की को मुंह चढ़ाते। और जैसे पुतिन कह रहे हो, देख वो बाइडेन की शक्ल देखो कितनी उतरी हुई है। वाकई में इससे लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं जाके अमेरिका जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रहा है। मैं लास्ट कमेंट रोहित आपसे ही लूंगी, आपको लगता है कि वाकई अमेरिका जो है वो डर गया होगा, या ये सिर्फ खाम ख्याली हम लोगों की सोच है कि अमेरिका डर रहा होगा? अच्छा, इंडिया, चाइना और रशिया एक जगह बैठे हों और अमेरिका ना डरे, ऐसा हो सकता है? ये चीज आज से नहीं है, कोल्ड वॉर के टाइम से इंडिया चाइना, अच्छा इंडिया चाइना की कभी नहीं बनी, लेकिन रशिया ही यूनिफाइंग फैक्टर, उस समय सोवियत यूनियन कहलाता था, उस समय भी यूनिफाइंग फैक्टर सोवियत यूनियन था। क्यों? क्योंकि रशिया, सोवियत यूनियन और चाइना दोनों आपस में लड़ चुके थे, हारा चाइना था, वो दोनों का बॉर्डर्स कमिश थी, ठीक है। सोवियत यूनियन 30,000 न्यूक्लियर वॉरेट्स को कमांड करता था उस जमाने में, और चाइना डरता था कि 30,000 मेरे ऊपर मार देगा तो मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन इस चाइना को, सोवियत यूनियन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस चाइना को बढ़ाया किसने, उठाया किसने? अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका अपनी गलतियों को झेल रहा है आज के। अब वापस आते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के डेट, आज इंडिया, चाइना और रशिया, और एक ऐसे टाइम पे बात कर रहे हैं जब बॉर्डर पे 4 साल पुरानी लड़ाई खत्म हो गई है, और वो भी बिल्कुल उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो इंडिया बोल रहा था। वरना 4 साल पहले अगर हम चाइना की बात मान लेते तो 4 साल पहले ही खत्म हो जाती है बात। चाइना हमारी बात नहीं मान रहा था ना, और चाइना ने मानी तो हम मान गए, हम भी अपनी बात पे अड़े थे, चाइना ने हमारी बात मानी तभी हुआ। वरना हम मोदी कुछ हो ना हो, जिद्दी आदमी तो है व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, वो अड़ जाता है कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। लेकिन एक से आगे बात करते हैं, हम लोग बॉर्डर पे जो चाह रहे थे वो हमें एग्जैक्टली मिल गया। हम भरोसा तो नहीं कर सकते चाइना पे, चाइना गड़बड़ कर सकता है, लेकिन एक चीज देखने वाली है, पिछले 50 साल में पहली बार चाइना किसी एरिया में घुसा है और उसने रिट्रीट किया, पहली बार। और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और बोल रहे थे कि इंडिया को कुट मारी और ये किया, क्या बेचारे, उनको वो जिंदगी में पढ़े नहीं, अखबार 1970 में कभी पढ़ा था उन्होंने। अब उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हुआ। अब अमेरिका को टेंशन, वापस कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अमेरिका को टेंशन होगी। और एक बात आपको यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि देख लेना, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर। पहली चीज, पाकिस्तान में चाइनीज पे अटैक्स बढ़ेंगे। आप इंडिया को ब्लेम करते हो ना, पाकिस्तान में चाइनीज पे अटैक्स बढ़ेंगे। अब तो इंडिया, चाइना और रशिया एक पेस पे हैं, मान लीजिए, क्योंकि अपन तीनों दोस्त बन गए और इंडिया चाइना के रिलेशंस भी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में चाइनीज पे अटैक्स बढ़ेंगे। जो आप बोलते हैं टीटीपी इंडिया के इशारे पे चलती है और बीएलए इंडिया के इशारे पे चलती है, अब आपको पता चलेगा कि वो इंडिया के इशारे पे नहीं चलती, वो पाकिस्तान वो अमेरिका के इशारे पे चलती है। और अमेरिका उसको कितने डॉलर्स दे रहा है, जस्ट लेट मी फिनिश इट। अमेरिका उस टीटीपी को और बीएलए को कितने पैसे दे रहा है, ये भी आपके सामने क्लैरिटी से आ जाएगा। ये बात समझिएगा। इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान बोलता है मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। पाकिस्तान अपनी एजेंसी रखता है और इंडिया उसको डिनाई करेगा, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मैं कौन होता हूँ। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अटैक्स बढ़ेंगे क्योंकि ये दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा कि ये तीनों दोस्त ना बन रह पाए। और इंडिया पे भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, अटैक बढ़े या इंडिया के ऊपर बॉर्डर्स के मेशेस आए या इंडिया के प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए जाएं
या हमारे नेबरहुड में कुछ प्रॉब्लम्स की जाए, जैसे बांग्लादेश हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा जिससे कि इंडिया चाइना की दुश्मनी कराई जाए और इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी कराई जाए। ये एक्सेस अमेरिका को पसंद नहीं है। एंड मैंने पिछले 20 साल की अपनी जर्नलिज्म में देखा है कि चाहे पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो जाए, अमेरिका के पास इतना पैसा है कि वो अपना काम कर जाता है, वो अपनी बात मना जाता है, वो अपना काम ऐसे करता है कि अगर उसको चाहिए कि इंडिया और चाइना दुश्मन हो तो वो दुश्मनी करवा देता है। मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट से या बिल्कुल लेकिन वही हरिमोहन जी, आपका लास्ट कमेंट, आपको भी ऐसा लगता है जो रोहित कह रहे हैं, वाकई में अमेरिका जो है वो दुश्मनी करवा देगा, लड़ाई करवा देगा? क्या जो लोग चाइना में या पाकिस्तान में या भारत में बैठे हैं उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही? मैं इस चीज से एग्री नहीं कर पा रहा कि अमेरिका जब चाहेगा लड़ाई करवा देगा। अमेरिका अभी भी चाहता था लड़ाई इनकी हुई रहे, लेकिन अमेरिका की बेवकूफियों ने और वेस्ट की बेवकूफियों ने, खासकर अमेरिका की बेवकूफियों ने इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो चाइना के साथ दोस्ती करे, और चाइना को मजबूर कर दिया रशिया ने कि तेरी जो हालत है उसके अकॉर्डिंग तेरे को यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, अगर तू इंडिया से भी लड़ता रहेगा तो इसलिए कुछ भी करके इंडिया से दोस्ती कर। ये उसकी रशिया का प्रेशर अमेरिका पर और रशिया का प्रेशर चाइना पर और अमेरिका का प्रेशर इंडिया पर। अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि इंडिया के पास ऑप्शन ना रहे चाइना से दोस्ती करने के अलावा, और रशिया ने पूरी कोशिश करी कि चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे इंडिया से दोस्ती करना। तो मेरे हिसाब से अभी भी अमेरिका यही चाहता था कि इंडिया और हम चाइना ना दोस्त बने, लेकिन दोस्त बने। और कितने दिन तक रहेंगे इसके पीछे बैड इंटेंशन ऑफ चाइना भी मैटर करे, क्योंकि चाइना के इंटेंशन पर हमें आज भी भरोसा नहीं है। अब उसमें अमेरिका ही रोल प्ले करेगा, मैं उसके ऊपर थोड़ा एग्री नहीं कर रहा। हाँ, क्या ये परमानेंट शांति है? तो वो नहीं है। कब तक शांति रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है वापस आते ही दोनों लड़ पड़े, हो सकता है चाइना जो एग्रीमेंट किया वो मानने से मना कर दे, लेकिन मुझे अभी लगता है अभी के सिनारियो में 2-3 साल चाइना शांत रहेगा ताकि अमेरिका से आने वाले चैलेंज को वो झेल सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर अभी हमारी इस न्यूज़ पे नज़र रहेगी और जो जो अपडेट्स आएंगी हम आप दोनों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि फिर हम लोग मिलें किसी के भी चैनल पे और हम इसके ऊपर बात कर सकें, इसलिए कि पाकिस्तान इस चीज़ को इतने हल्के में नहीं लेगा कि ठीक है हमें मना कर दिया, हमें उसका दुख तो बहरहाल रहेगा। तो दोबारा फिर मिले जी। ये इंडिया चाइना दोस्ती जो अभी हुई है 2-3 साल में, कुछ महीनों बाद खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूँ क्यों, नहीं मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि मैं उस समय भी आर्टिकल्स लिख रहा था जब ये वाजपेयी जी गए थे लाहौर, और मैंने अपने एक सीनियर को बोला था, मैंने कहा सर ये तो हो गई दोस्ती यार, 5-6 साल तो बहुत अच्छे कटेंगे। बोला रोहित 1 साल रुक जा, 1 साल नहीं कटेगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं करते, इसमें कई लोग और बैठे होते हैं जिनके हथियार बिकने होते हैं, हाँ। जिनकी अपनी पॉलिटिक्स इससे बिगड़ जाएगी और वो होने नहीं देंगे। और ऐसा नहीं, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कुछ नहीं बोला, जनरल मुशर्रफ से गेम करा। तो पाकिस्तान में और चाइना में और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आप क्या पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए या पाकिस्तान को किसी जगह अगर मेंबरशिप चाहिए हो मना करते हुए याद रखना चाहिए कि आपके फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे डॉक्टर जयशंकर, तो वो पाकिस्तान का नमक खा के गए, ठीक है ना, घर से नमक लेके नहीं आए थे। जब भी उन्होंने लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, तो वो नमक पाकिस्तान का खा के गए। तो थोड़ा सा लिहाज कर लें और हर जगह से पाकिस्तान का पत्ता साफ ना करें। वो सुबह मॉर्निंग वॉक की थी, उसमें नमक निकल गया होगा ना? नहीं, तो फिर लंच भी किया था हमारे मिनिस्टर ने, लंच भी किया। अब मैं आगे जवाब नहीं दूंगा, सॉरी। पता नहीं क्या बोल रहे, लेकिन मैं सही बता रही हूँ। डिनर में भी उन्होंने खाया था तो उसमें भी नमक था, ब्रेकफास्ट में भी नमक था और फिर लंच में भी नमक था जो शहबाज शरीफ साहब ने लंच दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा नमक का हक अदा कर दें। अरे यार 1 किलो नमक का पैकेट ले लो वापस यार, क्यों टेंशन ले रही हो? 1 किलो नमक खा लिया उन्होंने। इतना नमक खाते हैं, 1 किलो नमक कैसे खाते हैं? एक्स्ट्रा देते हैं हम, एक्स्ट्रा देते हैं। 1 किलो ले लो यार, टाटा का भेजेंगे, टाटा नमक।
नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए टाटा का नमक, लेकिन वो जो ब्लड में चला गया नमक वो थोड़ी निकलेगा जो हमारा नमक खाया उन्होंने, ऐसे थोड़ी अरे चलता उसके है। बदले में ही तो दे रहे हैं, उसके बदले में आप 5 किलो ले लो यार, कंडीशन ले लो। नहीं 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 चाहिए। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।